हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के पहले लेसन जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र अर्थात इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 को। दोस्तों, आपको हम बताते चलें कि इस लेसन का जितना थ्योरिकल सिलेबस था, ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर 1 था, ठीक है, हमने पिछले वीडियो लेक्चर तक आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों ने मेरे वो वीडियो लेक्चर देखे होंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो एक बार और आपको मैं बताता हूँ। चलो बच्चों, देखिए बेटा, जितना भी मैं आपको सिलेबस करा रहा हूँ, चाहे आपका आर्टिकल्स हो, ठीक है, चाहे कोई थ्योरिकल्स हो, चाहे आपका एग्जाम्पल्स हो, या जो अभी मैं आने वाले लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा बेटा, मैं A to Z आपका जो कराऊंगा NCERT वाली बुक से ही कराऊंगा। ठीक है, और आप अगर 12th क्लास में हैं बेटा और आप चाहते हैं आपके एग्जाम में अच्छा प्रेजेंटेशन रहे, आपकी अच्छी परसेंटेज बने बेटा, तो आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा बेटा NCERT सिलेबस पर ही फोकस कीजिए। देखिए, मैं आपको ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों, जब से NCERT सिलेबस अपने यूपी बोर्ड में आया है तब से अगर आप पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखें बेटा, ठीक है, तो हर न्यूमेरिकल, ठीक है, या एग्जाम्पल्स या कोई थ्योरिकल जो आ रहा है या आर्टिकल्स जो आ रहा है बेटा NCERT सिलेबस से ही पूछा जा रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो चाहूँगा कि आप मेरी बात समझ चुके होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए बेटा NCERT सिलेबस पे ही फोकस कीजिए, उसी के एग्जाम्पल्स को सोल्व करिए, उसी के न्यूमेरिकल्स को सोल्व कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और समझते हैं कि आज के कौन से सवाल है बेटा। देखिए स्टूडेंट, 2 एग्जाम्पल हैं, मैं आपको बता चुका हूं कि इसका जो पहला एग्जाम्पल था इस लेसन का, ठीक है, मैं आपको पहले ही से पिछले वीडियो लेक्चर में सॉल्व करा चुका हूं स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। और ये भी जो एग्जाम्पल 2 और 3 में करा रहा हूँ बेटा, आपकी NCERT वाली बुक से ही करा रहा हूँ, और आप अगर पेज नंबर देखना चाहें तो आप पेज नंबर 10 पर इसको देख सकते हैं, अर्थात पृष्ठ संख्या आप 10 पर इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट। पहला जो एग्जाम्पल है आपका 1.2, ठीक है, एग्जाम्पल यानी उदाहरण नंबर 1.2, ठीक है। 1.2 का मीनिंग ये होता है कि पहले लेसन का सवाल है, दूसरा सवाल है, बात समझ में आ रही है, लेकिन ये एग्जाम्पल है, बात समझ में आ रही है, यानी ये जो एग्जाम्पल है पहले लेसन का दूसरा एग्जाम्पल है, बात समझ में आ रही है, यानी पहले पार्ट का दूसरा उदाहरण मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, क्या उदाहरण है समझते हैं। देखिए, यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ चुकी है, क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। देखिए, मैंने क्वेश्चन को आपके सामने बोर्ड पे इसलिए पहले नोट कर लिया बेटा कि आपका वीडियो लेक्चर ज़्यादा लेंथी ना हो, ठीक है, और आपको समय भी कम समय मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको पढ़ा सकूँ, मेरा यही मतलब था दोनों क्वेश्चनों को पहले नोट करने का स्टूडेंट। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ बात को। देखिए, पहले आपको समझा रहा हूँ कि देखिए 2 पिंड अपने पास दिए इसके अंदर। देखिए 2 पिंड है, मान लीजिए एक पिंड आपके पास ये है, ठीक है, ये पिंड नंबर मैं बंद कर देता हूँ इसको, और मान लीजिए एक पिंड दूसरा ये है आपके पास। ठीक है, अब देखिए इसमें कहा ये गया बच्चों, ये दूसरा पिंड है आपके पास। ठीक है, अच्छा, इसमें ये कहा गया है कि यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में, कितने सेकंड में स्टूडेंट, 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं, तो मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ कि पिंड 1 से, ठीक है, पिंड 2 में 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 10⁹ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये हम ऐसा मान रहे हैं, ठीक है, कि पिंड 1 से पिंड 2 के अंदर, कितने अंदर, पिंड 2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बेटा, 10⁹ इलेक्ट्रॉन। कितने टाइम में जा रहे हैं बेटा, ये 1 सेकंड के अंदर जा रहे हैं। कितने सेकंड के अंदर जा रहे हैं, 1 सेकंड के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बेटा हमें ये बताना है कि इस पिंड से, ठीक है, इस पिंड से 1 कूलाम आवेश जाने में कितना समय लगेगा। लेकिन उसको समझने के लिए बेटा, उसको बताने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 सेकंड के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर गए हैं स्टूडेंट, ठीक है, बात समझ में आ रही है, इतने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मतलब पिंड 2 के अंदर को आए हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो इनका जो इलेक्ट्रॉन पे आप जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ कूलाम के बराबर चार्ज होता है। जब इतने इलेक्ट्रॉन इधर को आए हैं तो उनका चार्ज भी आ गया होगा। अब हमें ये देखना है बेटा, पहले हम ये देखेंगे कि इस पिंड 1 से कितना आवेश यानी कितना चार्ज पिंड 2 पर स्थानांतरित हो गया। ठीक है स्टूडेंट, बात समझ में आ रही होगी मेरी। तो आइए मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ये जो 10⁹ ये काय का मान है बेटा, n का मान है, काय का मान है, n का मान, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना, तो इलेक्ट्रॉन संख्या को तो हम n से लिखते हैं। तो आगे समझा रहा हूँ। देखिए, यानी कहने का मतलब ये है कि n का जो मान स्टैंड आपको दे रखा है, कितना रखा है, 10⁹ दे रखा है, यानी ये। ठीक है, अच्छा, अब मैं देखूंगा कि 1 सेकंड के अंदर, ठीक है, कितना चार्ज पिंड 2 पर स्थानांतरित हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किससे गए, पिंड 1 से गए, किस पर गए, पिंड 2 पर गए। ठीक है, जैसे जाते इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6
इंटू 10 की पावर -19 कूलाम के इक्वल्स होता है। बस समझ में आ रही है, एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स गए, इतने इलेक्ट्रॉन्स गए, तो जैसे होता है इनका चार्ज भी इधर गया होगा। बस समझ में आ रही है, तो मैं लिखता हूँ, देखिए 1 सेकंड में स्थानांतरित आवेश, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में स्थानांतरित आवेश, स्थानांतरित आवेश, ठीक है, यानी Q। और Q बराबर आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया है आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है बेटा, Q बराबर होता है Ne। क्या होता है स्टूडेंट, Q बराबर Ne होता है, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं देख रहा हूँ, तो Q बराबर कितना आएगा आपके पास, N का मान देखिए, N का मान स्टूडेंट 10 की पावर 9, कितना है 10 की पावर 9, ठीक है। और आपका E का मान कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलाम, यानी 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ मेरा तो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आगे सोल्व करते हैं, इस Q के मान को निकालते हैं, तो ये आएगा Q इक्वल टू आएगा, देखिए 10 की पावर 9 है, वही 10 की पावर माइनस के 19 है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें से घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के, देखिए 19 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 10 बचेगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर इस वाले पिंड से कितना चार्ज आ गया, पिंड 2 पे को इतना चार्ज आ गया, ठीक है स्टैंड। अब सवाल की जो रिक्वायरमेंट है वो हमसे ये है कि 1 कूलाम आवेश होने, 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा, बात समझ में आ रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि 1 सेकंड के अंदर इतना चार्ज इस वाले पिंड के अंदर को क्या गया, स्थानांतरित हो गया, ट्रांसफर हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 1 सेकंड के अंदर 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 10 कूलाम आवेश पिंड 1 से पिंड 2 के अंदर क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किससे आए, पिंड 1 से पिंड 2 के अंदर को आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो जैसे चार्ज भी इधर से इधर को आया होगा, ठीक है। और वो कितना आया 1 सेकंड के अंदर, इतना चार्ज आया। अब सवाल ये है कि 1 कूलाम आवेश के ट्रांसफर होने में कितना समय लगेगा। चलिए अब हम इसको निकालते हैं। अब देखिए ये जो चार्ज है ये 1 सेकंड में स्थानांतरित आवेश है, लेकिन इसने कितना कहा, 1 कूलाम, कितना कहा है, 1 कूलाम आवेश को स्थानांतरित होने में कितना समय लगेगा। यानी यहाँ से इस पिंड 1 से पिंड 2 में 1 कूलाम आवेश अगर आए, 1 कूलाम आवेश अगर आए तो उसको कितना समय लगेगा। बस समझिए, इतने आवेश को कितना समय लगा, इतने आवेश को तो लगा बेटा 1 सेकंड, ठीक है, लेकिन 1 कूलाम आवेश को आने में कितना समय लगेगा वो हमसे पूछा गया स्टूडेंट। चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। चलिए मैं इसको इधर बता देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए एक बात और आपको समझनी होगी बच्चों, देखिए यहाँ पे ये जो क्या है स्मॉल क्यू में बनाया हूँ, ये स्मॉल क्यू इसलिए बनाया हूँ बेटा क्योंकि 1 सेकंड में स्थानांतरित होने वाला आवेश है, लेकिन क्या 1 कूलाम के लिए, तो ये देखिए ये जो राशि है बेटा ये एक से बहुत छोटी राशि है, क्यों, इसकी पावर माइनस में है, कई पावर है बेटा माइनस में है पावर, यानी ये जो वैल्यू बेटा बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत कम वैल्यू बेटा, ठीक है। अब देखो ये जो 1 कूलाम लिख रहा है इसको मैं कैपिटल क्यू से लिखूंगा, कैसे लिखूंगा बेटा, कैपिटल क्यू से लिखूंगा, और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको बेटर आपको मैं समझा पाऊँ। तो देखिए मैं इसको लिख रहा हूँ कुल आवेश, क्या लिख रहा हूँ बेटा, कुल आवेश लिख रहा हूँ, कुल आवेश, ठीक है, कुल आवेश, यानी इसको मैं कैपिटल क्यू से लिख रहा हूँ। उसका मान उसने कितना दिया, 1 कूलाम दिया बेटा, कितना दिया उसने, 1 कूलाम। अब हमारा सवाल यही है कि इस 1 कूलाम आवेश को इस पिंड 1 से पिंड 2 में आने में कितना समय लगेगा, ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब निकाल देते देखिए समय, तो देखिए हम लिख रहे हैं, देखिए लिखेंगे 1 कूलाम आवेश को, 1 कूलाम, सी का मतलब कूलाम से है, चलिए 1 कूलाम आवेश को स्थानांतरित होने में लगा समय, स्थानांतरित होने में लगा समय, देखिए होने में लगा समय, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए समय, ठीक है, समय को मैं टी से लिख देता हूँ, कैसे लिख दूँ बेटा, टी से लिख देता हूँ, ठीक है, चाहे अगर समय हिंदी में लिखा जाए तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे ऊपर कुल आवेश, क्या लिखेंगे बेटा, कुल आवेश, कुल आवेश जो मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है, कुल आवेश, ठीक है, यानी कैपिटल क्यू। अच्छा अब नीचे क्या लिखेंगे, 1 सेकंड में ट्रांसफर आवेश, यानी 1 सेकंड में स्थानांतरित आवेश, ठीक है, यानी इसी दोनों का रेशो निकाल देंगे, तो यानी 1 सेकंड में स्थानांतरित आवेश, चलिए शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, स्थानांतरित आवेश, ठीक है, यानी लीजिए ये हो गया आपका स्मॉल क्यू, ठीक है। यानी अब इन दोनों की वैल्यू को रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए मैं निकाल रहा हूँ इसको, तो T इक्वल टू हो जाएगा स्टैंड, T इक्वल टू हो जाएगा,
ये वैल्यू कितनी है आपके पास, कुल आवेश, यानी क्यू कितना 1 कूलाम है, कितना स्टूडेंट 1 कूलाम है, ठीक है। अच्छा ये क्या 1 सेकंड में स्थानांतरित आवेश यानी स्मॉल क्यू कितना आपका 1.6 गुणा 10⁻⁻10 कूलाम है। तो देखिए मैं सॉल्व कर देता हूँ रख के इसको, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट देखिए 1.6 गुणा 10⁻10, ठीक है। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से पॉइंट को हटाइए, यहाँ से इसको 0 को बढ़ा लीजिए, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। जब ये 10 हो जाएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट कि टी इक्वल टू हो जाएगा आपका 10/16। अब देखिए पावर माइनस की 10 ऊपर को ले जाएंगे तो प्लस की 10 हो जाएगी, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी 10 प्लस की बेटा कितनी हो जाएगी 10 पावर हो जाएगी। लेकिन अब मैं कर रहा हूँ बेटा, अभी मुझे पता है कि 10 में भाग नहीं जा रही है किसकी 16 की, तो मैं एक पॉइंट यहाँ पे एक घात खत्म कर दूंगा, 9 घात कर लूंगा, प्लस की यहाँ पे एक 0 बढ़ा लूंगा। उम्मीद करता हूँ मेरा आपको समझ में आ चुकी होगी। यानी अब मैं इसको क्या लिखूंगा 10 की घात 9 लिखूंगा, ठीक है। अभी देखो बेटा इसको आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करेंगे तो 16 छंग 96, 16 छंग 96 कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। यानी 16 छंग 96 कितना बचा 4 बचा, पॉइंट लगा 0 बढ़ा लेंगे 40 होगा, 16 तो नहीं 32, फिर ऐड होते हैं 16 85, यानी जो आएगा आपका 6.25 आएगा, कितना आएगा 6.25। चलिए मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ इस चीज़ को, ये टी इक्वल टू आगे स्टैंड ये है आपके पास 6.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड, क्या में आया बेटा, ये मान जो है आपका क्या है सेकंड में आया है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक कूलाम आवेश को इस पिंड से इस पिंड तक ट्रांसफर होने में कितना समय लगेगा, 6.25 गुणा 10⁹9 सेकंड लगेगा। क्या लगेगा बेटा, सेकंड में लगेगा, ठीक है। लेकिन आपका जो आंसर आपका यहाँ पे आंसर हो चुका है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में आया तो यहाँ पे आप सोल्व करके आ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन आपको जो इसका आंसर दिया है एनसीईआरटी वाली बुक में, वो जो आपको इसका वर्षों में आंसर दिया है, यानी कितने सम, यानी इसमें इसी क्वेश्चन में नहीं कहा गया कि हमें इसका आंसर वर्ष में बताओ, लेकिन आपका एनसीईआरटी वाली बुक में अगर देखेंगे तो इसका आंसर क्या में दिया है, वर्ष में दिया है, तो वर्ष में भी निकालते हैं, यानी सेकंड को हम वर्ष में चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कर लीजिए, बहुत आसान चीज़ है ये। क्या कहते देखिए 6.25 गुणा 10⁹9 तो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा अब हम इसको वर्ष में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, कितने दिन मानते हैं हम, 365 दिन मानते हैं, 365 दिन मानते हैं स्टूडेंट, और 365 दिन होते ही हैं, ठीक है। अच्छा अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 लिख दीजिए, ठीक है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो आपका सेकंड में आंसर आया था इसको मैं वर्ष में चेंज कर रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा अब देखिए मैंने आपको बताया एक वर्ष में कितने दिन 365, एक दिन में कितने घंटे 24 घंटे। अब एक घंटे में कितने सेकंड, तो आप जानते हैं 3600 सेकंड होते हैं, कितने होते हैं बेटा 3600 सेकंड होते हैं एक घंटे के अंदर, ठीक है। लेकिन जब इसको आप सोल्व करेंगे, तो ये लगभग आएगा आपका 198 आवर आता है, 198 घंटे के आसपास ही टाइम आएगा स्टूडेंट। और ये जो आंसर है बेटा काय में आपका वर्ष में आंसर है, काय में बेटा आपका ये आंसर क्या आएगा वर्ष में आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरा आपको समझ में आई होगी। तो देखिए अगर आपको एक कूलाम आवेश को इस कंडीशन में बेटा है ना, जब एक सेकंड के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन एक पिंड से दूसरे पिंड पर जा रहे हो, ठीक है, तो उस पिंड से एक कूलाम आवेश को स्थानांतरित होने में अगर समय अगर सेकंड में बताएं तो कितना लिखेंगे 6.25 गुणा 10⁻⁻9 प्लस के 9 सेकंड लगेंगे। अगर आप इसी वैल्यू को आप वर्ष में बताएंगे जो एनसीईआरटी में आपका दिया है स्टूडेंट, ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे वर्ष में चेंज करने के लिए 365 इंटू 24 इंटू 3600 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो आप जब इसको सोल्व करेंगे तो लगभग कितना आएगा 198 वर्ष आएगा स्टूडेंट। तो यानी कहने का मतलब ये है कि इस पिंड से इस पिंड पर, ठीक है, एक कूलाम आवेश को ट्रांसफर होने में वर्ष में बताएं तो कितना समय लगेगा, वर्ष में एक को 198 वर्ष का समय लगेगा, जो लगभग 200 वर्ष के आसपास है। लेकिन अगर इसको आंसर आप यहीं पर रोकना चाहते हैं, सेकंड में बताना चाहते हैं, तो 6.25 गुणा 10⁹9 सेकंड के बराबर आएगा। तो दोनों ही आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी स्टूडेंट, ठीक है। तो यदि वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा स्टूडेंट तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, इतना मेरी आपसे अपनी मेहनत का रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। अब मैं इसका दूसरा क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करके बताने वाला हूं, तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। देखिए पहले आप इसको नोट करेंगे, इसको नोट करने के बाद, ठीक है, ये इसका स्टेप नंबर 1 था स्टूडेंट, सॉल्यूशन यहाँ से रहेगा, स्टेप नंबर 1 है। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं बेटा ये, ठीक है, इससे नीचे को ये इसका स्टेप नंबर 2 है बेटा, ठीक है। और इसका जो यहाँ तक आंसर आ नहीं पाया इसलिए मैंने इसको लिखा ऊपर, तो ये इसका स्टेप नंबर 3 है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये बिल्कुल लास्ट रहेगा, ठीक है।
तो पहला स्टेप ये होता है, दूसरा स्टेप ये होता है और तीसरा स्टेप बेटा यहाँ तक इसका फाइनली आंसर है। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट इसका ले चुके होंगे। अब मैं देखिए इसको रब कर रहा हूँ। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 को समझाने वाला हूँ। और क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहा, देखिए पढ़िए बेटा, बहुत अच्छा सवाल है। एक कप जल में देखिए मैंने आपका बनाकर भी रखा है स्टैंड। ठीक है, एक कप जल में कितने धन तथा ऋण आवेश होते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, सोल्व करते हैं। चलिए इसको मैं आप साफ कर रहा हूँ स्टैंड। ठीक है, तो चलिए देखिए मैं इसको आप साफ कर देता हूँ इधर की ओर को। चलिए तो देखिए स्टैंड, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1.3 यानी 1.3 को। ठीक है, क्या कहा गया है उसको समझे स्टैंड। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं क्वेश्चन को। देखिए स्टैंड, पहले हम जल के एक अणु की बात करें। ठीक है, इसने पूछा ये है कि ये जो कप आप देख पा रहे हैं बच्चों, ठीक है, इस कप के अंदर क्या है बेटा, वाटर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, जल। ठीक है, अब इसने ये कहा है कि एक कप अपने पास जल है बेटा, एक कप अपने पास क्या है, जल है। ठीक है, तो इसके अंदर कितने धन तथा ऋण आवेश होंगे। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, अब इसको मैं आपको समझाता हूँ, तभी आपको अच्छा समझ में आएगा। अगर मैं डायरेक्टली सवाल कर दूँ तो आपको आप अच्छे से इसको समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं जल से। तो जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। क्या होता है स्टैंड, जल का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, H2O होता है। ठीक है, अच्छा इसको मैं और अच्छे से दिखाने का प्रयास करूँ तो आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर हाइड्रोजन कितने, 2 हैं। यानी एक, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ H और OH, ये जल का ही सूत्र है। तो आप देख पा रहे होंगे कि हाइड्रोजन कितने, 2 हाइड्रोजन है और एक क्या फिर आपका ऑक्सीजन है। यानी कहने का मतलब ये इसके अंदर, अब देखिए 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन का जो प्रतीक होता है वो 1H1 होता है। क्या होता है बेटा, 1H1 होता है। पसंद आ रही। इसी प्रकार मैं बात करूँ दूसरे हाइड्रोजन के लिए तो एक 1H2 होगा। ठीक है, और मैं ऑक्सीजन के लिए बात करता हूँ तो ऑक्सीजन के लिए होता है 8O16 होता है, 8O16 होता है। बात समझ में आ रही है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में देखिए आपको बता रहा हूँ, ये हाइड्रोजन परमाणु हो गया और ये इसका नाभिक हो गया। ठीक है स्टैंड, तो हम जानते हैं कि इसके नाभिक में एक ही प्रोटॉन होता है। क्या होता है बेटा, एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स होता है। बात समझ में आ रही है। ये जो डॉट का साइन है मैं इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा हूँ। इसी प्रकार से अगर मैं इस वाले हाइड्रोजन के लिए देखूँ, ठीक है, तो इसके एटम के अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक प्रोटॉन होगा और एक ही क्या होगा बेटा, आपका इलेक्ट्रॉन्स होगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन के लिए तो ऑक्सीजन के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन के एटम में ये केस होता है। ठीक है, ये इसका नाभिक हो गया स्टैंड। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें होते हैं 8 प्रोटॉन्स होते हैं, 8 ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 8 प्रोटॉन्स होते हैं, 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और 8 ही के अंदर क्या आएंगे, इसके अंदर न्यूट्रॉन्स आएंगे, क्योंकि 8 में से 16 में से जब 8 घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल आएगी। लेकिन हम उससे मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज होता ही नहीं है। ठीक है, तो हमें मतलब किससे, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है। बात समझ में आ रही है। तो अब देखिए मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर कितने होंगे, 8 ही क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। बात समझ में आ रही है, 8 प्रोटॉन होंगे इसके अंदर और 8 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये जो मैं इसको दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों से, इस टाइप से देखिए, ध्यान समझे। देखिए ये नाभिक हो गया जिसके अंदर 8 प्रोटॉन्स होंगे। कितने प्रोटॉन्स होंगे बेटा, 8 प्रोटॉन्स होंगे। मैं ऐसी संख्या लिख कर दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये 8 प्रोटॉन्स होंगे और 8 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। ठीक है, दूसरे में कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, तो अब 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले में आ गए तो कितने बचे, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसकी दूसरी कक्षा में हो जाएंगे, 4, 5 और ये 6। तो कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। बस समझ में आ रही है। कहने का मतलब ये है कि देखिए जल के एक अणु के अंदर, बात को समझें, जब तक इस चीज़ को नहीं समझेंगे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसको अगर समझ गए तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ठीक है, मैंने आपको बताया जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन के नाभिक की बात करता हूँ तो हाइड्रोजन के परमाणु में 1 प्रोटॉन्स होता है और 1 ही इलेक्ट्रॉन्स होता है। बात समझ में आ रही है। इसी प्रकार दूसरा हाइड्रोजन का एटम बनाऊं तो 1 प्रोटॉन्स और 1 ही क्या, इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन ऑक्सीजन के लिए कहता है 8 प्रोटॉन्स होते हैं, 90 नाभिक के अंदर होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो नाभिक की चारों कक्षाओं में घूमते हैं। बात समझ में आ रही है। तो जल के एक अणु में, जल के एक अणु में आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करता हूँ बेटा, ठीक है, तो देखिए 8 प्रोटॉन इसमें है, 1 प्रोटॉन इसमें और 1 प्रोटॉन इसमें, तो टोटल प्रोटॉन कितने हो गए, 10 हो गए। बात को समझें। यानी इसके अंदर जो धनावेशित कण है, धनावेशित प्रोटॉन सब कितने हो गए जल के पूरे अणु के अंदर। यानी इस जल के अंदर यानी 10 H2O के अंदर प्रोटॉन कितने हो गए, प्रोटॉन बेटा कितने हो गए आपके, 10 हो गए। उम्मीद है कि मेरा आपको समझ। 10 कैसे, 8 ऑक्सीजन के प्रोटॉन है ये जल के, 1 प्रोटॉन इस वाले जल के अणु का और 1 प्रोटॉन, सॉरी यहाँ 2 लिख दिया, माफ कीजिएगा, ये 1 है। ठीक है, ये कितना बेटा, 1 ये। ठीक है, तो 8 प्रोटॉन तो ये है और 1 प्रोटॉन इसका और 1 प्रोटॉन इसका, तो 8, 9, 10 प्रोटॉन्स हो गए। ठीक है, अब बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो किसके अंदर है बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके ऑक्सीजन के अंदर। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन ये है और 1 इलेक्ट्रॉन ये है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, वो भी 10 हो गए। यानी कहने का मतलब ये जल के एक अणु के अंदर
जल के एक अणु के अंदर क्या होता है बेटा, आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो भी 10 होते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी कितने होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरा आपको समझ में आएगी। यानी कहने का मतलब ये था कि आपको मैंने पहले ये बताया कि जल के एक अणु के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं जो धनावेशित होते हैं, और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ऋणावेशित होते हैं। तो उम्मीद करता हूं मेरा आपको समझ में आ गई होगी कि जल के एक अणु के अंदर H2O के अंदर या HOH के अंदर 10 प्रोटॉन्स होते हैं, यानी 10 धनावेशित कण होते हैं, और 10 ही क्या होते हैं आपके ऋणावेशित कण यानी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि जल के अंदर ये जो कप आपका भरा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, पूरा जल से भरा है, तो इसके अंदर एक ही अणु थोड़ी नहीं होगा, इसके संख्या में तो अनगिनत, बात समझ में आ रही है, अनगिनत अणु होंगे स्टैंड। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात। तो उनके अंदर कितने आपके धनावेशित कण होंगे यानी प्रोटॉन्स होंगे, और कितने ही ऋणावेशित कण यानी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बात समझ आ रही है। ठीक है, तो हमें उसका चार्ज बताना है, क्या बताना है, उन कणों का आवेश बताना है, यही इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि हमें ये तो पता चल गया कि जल के एक अणु के अंदर 10 प्रोटॉन्स होते हैं जो धनावेशित होते हैं यानी धनावेशित कण है, और 10 ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आप क्या होते हैं, ऋणावेशित कण। ठीक है, हमें ये बताना है कि जल के अंदर जो कप है वो पूरा जल से भरा है, तो ये जल के अंदर कितने धनावेशित कण होंगे और कितने ऋणावेशित कण होंगे, यानी उनका हमें आवेश बताना है। ठीक है, तो उसको बताने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इस पूरे के अंदर जो पूरा जल भरा है आपका, इसके अंदर कितने जल के कितने अणु होंगे स्टूडेंट। ठीक है, बात समझ में आ रही है। पहले हम उसको निकालेंगे, और उसको निकालने के बाद हमें जल के एक अणु पे हमें प्रोटॉनिक संख्या न्यूट्रॉन संख्या तो आराम से पता, प्रोटॉनिक और इलेक्ट्रॉन संख्या तो पता चल चुकी है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसी का हम आगे फायदा उठाएंगे जो हमने यहाँ तक अभी तक समझा स्टूडेंट। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्व करते हैं आगे सवाल को। तो ये तो इसका रफली वर्क था जो मैंने आपको बताया। अब मैं देखिए इससे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, चलिए, तो ऐसा करने के लिए बेटा हमें करना क्या होगा कि ये जो आपका एक कप जल है, हमें इसका कोई ना कोई वेट कंसीडर करने का पड़ेगा, अर्थात इसका हमें जो मास है, जो द्रव्यमान है, इसका हमें कोई मास कंसीडर करना पड़ेगा स्टूडेंट। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो कप का एक कप जो जल आप देख पा रहे हैं बच्चों, ठीक है, हमें इसका जल का जो द्रव्यमान है उसे हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए मानते हैं। तो मान लीजिए, माना एक कप जल का द्रव्यमान हमने मान लिया स्टैंड, कितना मान लिया, द्रव्यमान को जाहिर सी m से लिखते हैं, वो कितना है आपका 250 ग्राम यानी 250 ग्राम। अगर आप देखिए कमवर्ती मानते हैं, जैसे मैं सोल्व करूँगा तरीका वही होगा, आंसर में थोड़ा अंतर आ जाएगा। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी वाली बुक में कितना माना, 250 माना है, इसलिए मैं 250 मान करके चल रहा हूँ। आप इसको कमवर्ती भी मान सकते हैं, लेकिन आप कमवर्ती मानेंगे तो आपकी कैलकुलेशन में थोड़ा अंतर आ जाएगा, इससे कोई इफेक्ट बेटा नहीं पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो मैंने ये मान लिया कि इसके अंदर जो वाटर भरा है, एक कप जल भरा है, उसका जो वेट मैंने माना है, उसका जो मास माना है, कितना माना है, मैंने 250 ग्राम माना है। ठीक है, अच्छा, अब स्टैंड आपको ये पता होना चाहिए कि जल का जो एक अणु होता है, ठीक है, उसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है, इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है, इसका अणुभार कितना होता है। ठीक है, तो आप काफी आपने पढ़ा होगा, वो होता है 18 यानी 18। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ इस चीज को, आवश्यकता पड़ेगी इस चीज की, तो मैं लिखूंगा H2O यानी जल। ठीक है स्टूडेंट, बात तो वही आप समझ रहे होंगे, मेरे जल का सूत्र है का आणविक द्रव्यमान यानी मोलिकुलर वेट क्या होगा, आणविक द्रव्यमान। ठीक है, ये कितना होगा बेटा आपका, कैसे निकालते हैं, देखिए H2O है ना, तो देखिए H2 तो 2 × 1 कर देता हूँ, उम्मीद है आपको समझ में आ रही है। और ऑक्सीजन का कितना होता है, परमाणु भार 16 होता है, कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा बेटा आपका 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 18 ग्राम आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि मैंने क्या किया कि जो एक कप जल था उसका द्रव्यमान कितना मान लिया मैंने, 250 ग्राम मान लिया। ठीक है, फिर मैंने क्या, जो जल का एक अणु होता है उसका आणविक द्रव्यमान यानी इसका अणुभार कितना होता है, देखिए H2O कितना होता है, 18 होता है। कैसे आता है, देखिए 2 हाइड्रोजन है तो 2 आगे लगा दिया, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1 होता है, 1 से गुणा कर देंगे तो 2 × 2 रह जाएगा। ऑक्सीजन का ऑलरेडी कितना होता है, 16 होता है, 16 और 2 कितना हो जाएंगे, 18 ही हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब मैं निकालूंगा कि एक कप जल में परमाणुओं की अणुओं की संख्या। तो लिखता हूं, देखिए एक कप जल में परमाणुओं की संख्या। ठीक है, कैसे निकालेंगे, समझे बात को ध्यान से। ठीक है स्टैंड, देखिए
टोटल द्रव्यमान हमने कितना माना है इसका 250, कितना माना बच्चों 250, ठीक है। और इसका जो आणविक द्रव्यमान है वो कितना है 18, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 6.02 इंटू 10⁻23, जहाँ ये क्या एक आवोगाद्रो नंबर है या एक मोल में परमाणुओं की संख्या है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए अब देखिए इसको थोड़ा सोल्व कर देते हैं। ये सोल्व मत भी कीजिए, इसको मैं भी आगे सोल्व करके बताऊंगा स्टूडेंट कितना इसका आंसर आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम एक कप जल में परमाणुओं की संख्या निकालेंगे तो इसका जो टोटल द्रव्यमान है वो, उसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो, ठीक है, यानी आणविक द्रव्यमान है उसको हम डिवाइड में लिखेंगे और मल्टीप्लाई में क्या लेंगे एक एवोगैड्रो नंबर, अर्थात एक मोल में परमाणुओं की या परमाणुओं की संख्या स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा अब स्टूडेंट देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अभी मैंने आपको बताया कि जल के एक अणु में 10 धनावेशित कण होते हैं अर्थात प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, और 10 ही क्या होते हैं आपके ऋणावेशित कण यानी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी मुझे निकालना आवेश निकालना है, क्या निकालना है देखिए आवेश, क्या निकालना है बेटा आवेश, यानी फार्मूला तो क्या लगाना है मुझे Q बराबर NE के रूप में ही लगाना है। बात समझ में आ रही है? E का मान तो मुझे पता होता है, मुझे N का मान कंसिडर करना है स्टूडेंट, ठीक है। आपको मेरी बात आपको अच्छे समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब मैं देखिए मैं लिखना चाह रहा हूँ जो आपको मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, तो ठीक है। तो मैं लिखेंगे देखिए हम जानते हैं कि जल के एक अणु में 10 प्रोटॉन्स यानी धनावेशित कण तथा 10 इलेक्ट्रॉन्स यानी ऋणावेशित कण होते हैं, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है कितने धन तथा ऋण आवेश होंगे। अब देखिए उनकी संख्या तो बराबर होगी, यानी धन आवेशों की संख्या या ऋण आवेशों की संख्या बिल्कुल बराबर आएगी। बस समझ में आ रही है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं यानी वो चार्ज नेगेटिव हो जाएगा, प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, यानी आवेश की जो क्वांटिटी आएगी बिल्कुल बराबर आएगी, ठीक है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के लिए वो नेगेटिव रहेगा और प्रोटॉन के लिए वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अच्छा तब ठीक है एक कप जल में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल अणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे समझिए ध्यान से। देखिए स्टूडेंट, यानी n का मान मैं निकालने जा रहा हूं n का, यानी n बराबर आपके पास रहेगा, क्या रहेगा ध्यान समझें, क्या देखिए पहले से ही 250 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा बेटा आपका 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा 10 आ जाएगा, यानी आपका n का मान निकल करके आ चुका है। एक बार फिर से समझिए इस चीज़ को। मैंने क्या किया कि देखिए मुझे पता है कि जल के एक अणु में 10 प्रोटॉन्स होते हैं तथा 10 ही क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तब एक कप जल में ठीक है कुल अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, जो नंबर ये था बिल्कुल सेम यही आ गया, बस मैंने 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करा दी स्टूडेंट, ठीक है। मुझे चार्ज निकालना है स्टूडेंट, इसीलिए मैंने ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब देखिए मैं इधर का अब इसको देखिए मैं थोड़ा इसको साफ कर देता हूँ ताकि मैं इसका फाइनल आंसर आपको मैं बता सकूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए तो देखिए अब लिखेंगे जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, तो देखिए कुल आवेश है ना, कितना धन तथा ऋण आवेश होगा, ठीक है। तो लिखेंगे आंसर फाइनल में देखिए कुल आवेश यानी कुल धन तथा ऋण आवेश, मैं लिख रहा हूँ धन तथा ऋण आवेश क्या होता है सूत्र, क्यू होता है Q बराबर NE होता है, ठीक है। n का मान यहाँ से लिख दीजिए, कितना है n का मान, मैं थोड़ा इसको पीछे से लिख देता हूँ फार्मूले को। Q इजिकल हो जाएगा बेटा आपका NE, ठीक है। n का कितना देखिए 250/18 गुणा 6.02 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक, कौन सा ये वाला 10, ये 10 कहाँ से आ रहा है, मैं किसी एक को ले रहा हूँ, यहाँ पे 20 नहीं लेना है। कभी सोचो कि 10 तो प्रोटॉन होंगे 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 20 नहीं लेना है, एक ही लेना है। प्रोटॉन के लिए वो पॉजिटिव रहेगा जी चार्ज, प्रोटॉन के लिए चार्ज करेगा पॉजिटिव रहेगा, इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव रहेगा। बात समझ में आ रही है, आवेश बिल्कुल बराबर रहेगा, ठीक है। तो यह हम केवल 10 को लेकर के चल रहे हैं, तो अब ठीक है अगर आप इलेक्ट्रॉन को मानेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा क्यों का मान, और प्रोटॉन को मानेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यार ना इसको ऐड मत कर देना स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा
अब देखिए ये तो ये आ गया, अब कहता है एन का मान तो यहाँ से यहाँ तक एन का मान हो गया, अब ई का मान ये आ जाएगा। ई का मान कितना होता है, मल्टीप्लाई ई का होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, यानी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। ठीक है स्टूडेंट, और जब इसको आप सोल्व करेंगे स्टूडेंट तो इसका फाइनली जो आंसर आएगा 1.34 10 की पावर 7 कूलम के पल्स आएगा। यानी जब आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो आपका जो फाइनली आंसर आएगा ये Q इजिकल टू 1.34 इंटू 10 की पावर 7 कूलम के इक्वल आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आएगी। यानी चार्ज बिल्कुल बराबर रहेगा, इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव रहेगा, प्रोटॉन के लिए ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो ये वो दूसरा एग्जाम्पल था जो मैंने आप लोगों को समझाया। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। इस टाइम अगर वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बस अपनी मेहनत का आप लोगों से मेरा इतना छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार से NCERT सिलेबस का आपके चाहे एग्जाम्पल्स हो, न्यूमेरिकल्स हो या थ्योरिकल सिलेबस है बेटा, और ऐसे ही नोट्स बनाना चाहते हैं मेरे साथ तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेटा। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।